स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजस्थानी लोक संगीत के वाद्य यंत्रों के बारे में बताया था। आज हम अवनद वाद्य और घन वाद्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक गीतीय वाणी की सामान्य जानकारी, इस पर चर्चा करेंगे। राजस्थानी लोक संगीत के अवनद वाद्य, जिसमें पहला है मृदंग। यह सवन, सुपारी व बड़ के पेड़ों की लकड़ी से बनती है। इसका मुंह एक तरफ से चौड़ा व एक तरफ से छोटा होता है। इस पर बकरे की खाल मली जाती है और इसके ऊपर स्याही लगा दी जाती है। यह अधिकतर मंदिरों, धार्मिक स्थानों में बजाई जाती है। इसकी ध्वनि मधुर होती है। इसे नाचने गाने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट अवनद वाद्य है ढोलक। इसके दोनों कूड़े समान व्यास के होते हैं। ढोलक की चौड़ाई का आकार लगभग एक जैसा होता है। राजस्थान के ताल वाद्यों में सबसे अधिक प्रचलन ढोलक का ही है। ढोलक को कसकर रस्सियों से आसानी से खींचा जा सकता है। राजस्थान में प्रचलित ढोलकनियाँ व पाथरनियाँ ढोलक बजाती हैं और पुरुषों में मिरासी ढोलक बजाते हैं। ढोलक में अधिकतर दादरा, कहरवा और दीपचंदी ताल बजाई जाती है। नेक्स्ट है मटकी। इसे खाली व हाथ में कंकड़ लेकर भी बजाया जाता है। मटकी वादन में मटकी के चुनाव में बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक पकी, मजबूत मटकी होगी, उतनी अधिक झनकार वाली आवाज़ निकलेगी। मटकी बजाने के लिए तबला व ढोलक का ज्ञान आवश्यक है। मटकी पर बकरे का चमड़ा भी माड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है नगाड़ा। ये नौबत की शक्ल का होता है, लेकिन आकार में छोटा होता है। इसके साथ साथ छोटी नगाड़ी भी होती है। दोनों को साथ साथ बजाया जाता है। ये भैंस की खाल से बना जाता है। इसके साथ शहनाई बजाई जाती है। ढोली लोग नगाड़े के कारण ही नगाड़ची बजाते हैं। ढोली लोग नगाड़ा बजाने के कारण ही नगाड़ची कहलाते हैं। नौबत नेक्स्ट है। नौबत भैंसे की खाल से मढ़ा जाता है। इसकी पूरी धातु की बनी होती है। इसकी ऊंचाई 4 इंच होती है। अच्छे नौबत की आवाज़ 3-4 मील तक सुनी जा सकती है। युद्ध के समय इसको बजाया जाता था। आजकल इसका प्रयोग मंदिरों में भी होने लगा है। नेक्स्ट है मादल। इसकी शक्ल मृदंग से मिलती जुलती है। इसका एक मुंह छोटा व एक बड़ा होता है। ये मिट्टी की बनी होती है। इसको शिव गौरी का वाद्य मानते हैं। लोगों का कहना है कि मृदंग इसी का विकसित रूप है। इसका छोटा मुंह 10-12 अंगुल चौड़ा होता है, जिसे नारी कहते हैं, और बड़ा मुंह 16 अंगुल चौड़ा होता है, जिसे नर कहते हैं। ये सन की रस्सी के खाल को छेदते हुए मली जाती है। इसमें कुंडल नहीं होते। इसको भील लोग गौरी नृत्य करते समय बजाते हैं। इसके साथ थाली भी बजाई जाती है। नेक्स्ट है चंग। ये राजस्थान का लोकप्रिय वाद्य है। ये भेड़ और बकरे की खाल से मढ़ा जाता है। आटे की लोई बनाकर घेरे के साथ लगा दी जाती है।
इसके दोनों हाथों से दोनों हाथों से कंधे पर रखकर बजाते हैं और डंडी पकड़कर भी बजाया जाता है। इस पर अधिकतर कहरवा ताल बजाया जाता है। राजस्थान में होली के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उसके लिए ये संगत का काम देता है। नेक्स्ट है डफ। यह लोहे का गोल घेरा है, बकरे की खाल से बना जाता है। चमड़े की बद्दियों द्वारा इसे बांध देते हैं। उत्तर प्रदेश में बजाए जाने वाले चंग का ये एक प्रकार माना गया है। अलवर और भरतपुर में इसका प्रचार है। नेक्स्ट है डमरू। इसका उद्भव भगवान शंकर से माना जाता है। इसमें चमड़े की एक डोरी बंधी रहती है और दोनों किनारों पर पत्थर बंधे रहते हैं। पत्थर के टुकड़े डमरू के दोनों ओर मंडी हुई पतली खाल पर प्रहार करते हैं। नेक्स्ट है राजस्थानी लोक संगीत के घन वाद्य, जिसमें पहला है झांझ। ये मंजीरे के आकार से बड़ा होता है। दो बड़े चक्राकार चपटे टुकड़े जिनको मध्य भाग में टकराकर बजाए जाते हैं। इनमें से झनझनाकार भरी ध्वनि उत्पन्न होती है। इनका प्रयोग मेवाड़ क्षेत्र के ग्रामीण बाजों के साथ भी किया जाता है। झांझ के मध्य भाग में डोरी की बनी मूंड होती है, जिसे बजाते समय मुट्ठी से पकड़ा जाता है। नेक्स्ट है मंजीरा। ये पीतल व कांसे का बना हुआ होता है। इसकी पट्टी का मध्य भाग प्याली के समान होता है, जिससे उनका पूरा भाग एक दूसरे को स्पर्श कर सके। बजाने की सुविधा के लिए इनके किनारे का भाग पतला होता है। नेक्स्ट घनवाद्य है खड़ताल। ये शब्द करताल से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ की ताल। ये लगातार एक ही लय में ताल देने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके साथ पीतल की गोल कटी हुई छोटी तश्तरियाँ होती हैं, जो अपनी झनकार से मधुर बना देती हैं। नेक्स्ट है चिमटा। ये लोहे का लगभग 2 फुट लंबा सामान्य चिमटे के आकार का होता है। इसके मूठ के मोड़ पर एक लोहे का कड़ा पड़ा रहता है। बाएं हाथ से कड़े को चिमटे के दोनों फलों को आपस में टकराते हुए इसका वादन करते हैं। नेक्स्ट है पत्थर। ये फकीर, साधु या भीख मांगने वाले आदि द्वारा बजाया जाता है। 2 छोटे छोटे पतले व चपटे पत्थरों को उंगलियों से दबाकर दूसरे हाथ से उनसे ताल निकाली जाती है। इसमें निरंतर एक ही ताल बजती रहती है, चाहे जिस पत्थर से मनचाही ध्वनि नहीं निकाली जा सकती। इसके लिए विशेष पत्थर के चुनाव की आवश्यकता होती है। इसके लिए सख्त, चिकना तथा पतला पत्थर सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट है करताल। ये 2 चतुर्भुज आकार की लकड़ी के टुकड़े हैं, जिनमें झनझनाहट करने वाली लटकन होती है। इसको एक भाग चारों उंगलियों में व एक भाग अंगूठे में पहना जाता है तथा दोनों को आपस में टकराकर बजाया जाता है। भारतीय लोक संगीत के वाद्यों के छोटे व बड़ेपन तथा सामान्य रूपांतर के कारण इनकी अलग अलग गणना की जाए तो संख्या अपरिमित सिद्ध होगी। यह वाद्य भारतीय लोक संस्कृति में इन वाद्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कुछ ऐसे बाज भी हैं जो अपनी परिपक्वता के कारण आने वाले युग में शास्त्रीय संगीत में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। ये था राजस्थानी लोक संगीत के वाद्य यंत्र। अब हम लेंगे नेक्स्ट टॉपिक, गीति व वाणी की सामान्य जानकारी।
गीति क्या है? गीति की परिभाषा क्या है? गीति शब्द को विद्वानों ने अलग अलग अर्थ में व्यक्त किया है। गीति शब्द का उल्लेख विभिन्न संदर्भों में हुआ है। गायन की एक विशिष्ट क्रिया के रूप में, पहला है गायन की एक विशिष्ट क्रिया के रूप में, दूसरा है राग के पर्यायवाची के रूप में, तीसरा है स्वर लेने के विभिन्न ढंग के रूप में। गीति के विभिन्न प्रकारों में ध्रुवा गीति, मंगला गीति, प्रबंध गीति आदि आते हैं। गीतियों का वर्णन मतंग के वैदेशिक ग्रंथ में विस्तृत रूप से मिलता है। शारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में गीतियों के 5 प्रकार बताए हैं। उनके नाम हैं शुद्धा, भिन्ना, बेसरा, गौड़ी व साधारणी। गीतियाँ गायन की विभिन्न शैलियों के रूप में समझाई गई है। पहला हम लेंगे शुद्धा गीति। इस गीति में आवक व मनोहर स्वरों का प्रयोग होता है, अर्थात जिसमें सीधे सरल व ललित साधनों स्वरों का प्रयोग होता है, वह शुद्धा गीति कहलाता है। नेक्स्ट है भिन्ना गीति। इस गीति में स्वरों का सूक्ष्म रूप से मधुर गमकों के साथ प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बेसरा गीति। इस गीति में द्रुत गति से स्वर लिए जाते हैं, अर्थात जिससे मध्य में विलंबित लय का प्रयोग ना हो, वह बेसरा गीति है। नेक्स्ट गौड़ी गीति। यह तीनों स्थानों अर्थात सप्तकों में संचरण करती है। यह प्राय बहुत पास पास या बार बार ली जाने वाली गमकों से युक्त रहती है तथा जिसके मंद्र स्वरों में ओंकार व टंकार का उच्चारण होता है तथा जिसके तीनों सप्तकों में मनोहर स्वरों का प्रयोग होता है, वह गौणी गीति कहते हैं। नेक्स्ट है साधारण गीति। इन चारों गीतियों के सभी लक्षण जिसमें समाहित हों वही साधारण गीति कहलाती है। इस प्रकार शारंगदेव की कही हुई प्रमुख गीतियाँ चार ही हैं। 5वीं तो उन चारों का मिश्रण है। ये ध्यान देने योग्य है कि गीतियों तथा वाणियों की संख्या एक ही है, अतः ये जानना आवश्यक है कि क्या वे परस्पर सदृश रहती हैं। आजकल उपलब्ध ध्रुपद गायकों का गायन सुनने से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी शैली में सफलता या सीधापन रहता है, किसी में विभिन्न लयकारियों का प्रयोग होता है। उपरोक्त वर्णन से यह अनुमान किया जा सकता है कि किसी जाति या शैली में सीधे सरल स्वरों के प्रयोग द्वारा गीत के चारों अंगों का गायन होता होगा। इस शैली का शुद्धा गीति से साम्य हो सकता है। आज भी ध्रुपद की एक ऐसी परंपरा विद्यमान है जिसमें दुगुन तिगुन आड़ कुआड़ विभिन्न लयकारियों का प्रयोग व्यर्थ समझा जाता है। किसी अन्य वाणी में जिसमें सूक्ष्म स्वरों व मधुर गमकों का प्रयोग होता है, उस वाणी का संबंध भिन्न गीति के साथ जोड़ा जाता है तथा अन्य वाणी जिसमें गमकों का प्रयोग अधिक हो, लयकारियों का सम्मिश्रण हो, उसे गौणी गीति से संबंधित कहते हैं। किसी वाणी या शैली में हमेशा द्रुत गति से गाना होता है तो उसे बेसरा गीति से जोड़ सकते हैं। आज भी ध्रुपद अंग की कई बंदिशें ऐसी हैं जो द्रुत गति में ही गाई जाती हैं। ये था विद्यार्थियों गीति के बारे में। नेक्स्ट
वीडियो में हम लेंगे वाणी के बारे में चर्चा करेंगे।